A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, welcome to the continuous session of brief exercises of adjustments, fourth fourth chapter that related to the adjustments. 4.6 ब्रीफ एक्सरसाइज में आपको अनअर्न्ड रेवेन्यू के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पता चलेंगी. So we continue solving these questions. 4.6 brief exercise, Jasper's unadjusted trial balance. Unadjusted trial balance, again I am going to tell you that जब आप लोग नॉर्मल कंडीशंस के अंदर बिजनेस में ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हो तो आप जर्नल एंट्रीज पास करते हो जैसे जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, लेजर बनाते हो पोस्टिंग करके, और फिर आप जब उस लेजर से बैलेंसेस को पोस्ट करते हो ट्रायल बैलेंस में फॉर मैथमेटिकल एक्यूरेसी, तो आपका अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है. उन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में चूँकि मंथ एंड पे होता है तो मंथ एंड के ऊपर आप फिर कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. 4 किस्म के एडजस्टमेंट्स बताई थी आपको, जिसके अंदर कन्वर्टिंग एसेट इनटू एक्सपेंसेस, कन्वर्टिंग लायबिलिटीज इनटू रेवेन्यू, accrued unpaid expenses and accrued uncollected revenues. ये 4 किस्म की एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हम करते हैं. तो जैस्पर्स अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट अनअर्न्ड क्लाइंट रेवेन्यू ऑफ $3,200. अनअर्न्ड क्लाइंट रेवेन्यू शो कर रहा है उसके ट्रायल बैलेंस के अंदर 3,200, और क्लाइंट रेवेन्यू अर्नड जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है आपको 29,000. अब इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है. अनअर्न्ड क्लाइंट रेवेन्यू इज द लाइबिलिटी, जो आपने सर्विसेज देनी है अभी कस्टमर्स को, वो अमाउंट है, और क्लाइंट रेवेन्यू अर्न जो है ये आपका रेवेन्यू अकाउंट है जो 29,000 से शो कर रहा है. द एग्जामिनेशन किया क्लाइंट रिकॉर्ड्स का, रिवील दैट $2,800 ऑफ प्रीवियसली अनअर्न्ड रेवेन्यू हैज नॉट बीन अर्नड. That the amount that is $2,800 that was previously unearned is now being earned by the company. So we are going to adjust this amount because अब unearned client revenue में से जो 3,200 था उसमें से 2,800 के जो revenues हैं वो earned हो चुके हैं, मतलब वो liability ख़त्म हो चुकी है. तो ये हमारे पास अब एक एडजस्टमेंट आ गई है. अब इसका ए पार्ट हमारे पास आ जाता है. ए पार्ट कह रहा है कि जी प्रिपेयर द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री प्रेजेंटिंग दीज अकाउंट्स. आपने एक नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है जो एडजस्टमेंट करेगी इसकी. तो हम ए पार्ट को देख लेते हैं यहाँ पर. डिटेल्स, डेबिट, क्रेडिट, ए पार्ट की एंट्री करेंगे हम लोग यहाँ पर. सो अब ये कह रहा है कि जी हमारे जो अनअर्नड हैं 2,800 के वो अर्नड हो चुके हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा जी अब हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो चुकी है. जब लाइबिलिटी ख़त्म होती है तो उसको डेबिट करते हैं. अनअर्नड क्लाइंट रेवेन्यू अकाउंट डेबिट होगा 2,800 से, और आपका क्लाइंट रेवेन्यू अर्नड जो है वो क्रेडिट होगा 2,800 से. एडजस्टमेंट ऑफ क्लाइंट रेवेन्यू अर्नड बीइंग मेड. ठीक है, ये आपके पास ही जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी. अच्छा, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है व्हाट अमाउंट विल क्लाइंट रेवेन्यू अर्नड बी रिपोर्टेड इन जैस्पर इनकम स्टेटमेंट. अब जैस्पर इनकम स्टेटमेंट में क्लाइंट रेवेन्यू अर्नड कितना होगा. क्लाइंट रेवेन्यू अर्नड पहले था $29,000. क्लाइंट रेवेन्यू अर्नड अब बढ़कर हो जाएगा
चूँकि 2800 का रेवेन्यू मज़ीद अर्न हो गया तो ये ऐड हो जाएगा 29,000 में, 29,000 प्लस 2800, तो ये आपके पास आ जाएगा $31,800 आपका अब क्लाइंट रेवेन्यू अर्न इनकम स्टेटमेंट में शो होगा। अच्छा जी, 4.7 ब्रीफ एक्सरसाइज, इसमें आ जाता है मिलफोर्ड कॉरपोरेशन पेज इट्स एम्प्लॉयज मिलफोर्ड कॉरपोरेशन अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करता है हर 15 तारीख को, हर 15 तारीख को सैलरी पे करता है, चाहे उसका अकाउंटिंग पीरियड मंथ के एंड पे ख़त्म होता है, लेकिन वो हर माह की 15 तारीख को एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करता है। Accrued but unpaid, accrued but unpaid salaries on December 31st 2011 total to $1,75,000, $1,75,000 की सैलरीज जो थी वो अक्रूड थी। Salaries earned by Melford employees from January 1st to January 15th 2012 टोटल $1,80,000, $1,80,000 तक उनकी जनवरी 1 से जनवरी 15 तक सैलरी जो थी वो एम्प्लॉई ने अर्न की। अब आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी, मतलब दिसंबर 31st पे जो अक्रूड हैं वो 1,75,000 है, जनवरी 1 से जनवरी 15 तक क्योंकि वो पे करता है जनवरी 15 को, जिसने दिसंबर 15 को पे किया, दिसंबर 15 से दिसंबर 31st तक उसने पे नहीं किया तो दिसंबर 31st को जो सैलरीज थी अनपेड वो 1,75,000 थी। जनवरी 1 से जनवरी 15 तक जो सैलरीज थी वो थी 1,80,000, ठीक है, और वो उसने जनवरी 15 को डेफिनेटली पे कर दी होंगी। Prepare the necessary adjusting entries of the salary expense on the summer। अब ये accrued unpaid expense की एग्जांपल है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम दिसंबर 31st की एडजस्टिंग एंट्री करेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास सैलरी, क्योंकि दिसंबर में एम्प्लॉई ने काम किया है, सैलरी एक्सपेंस रिलेट दिसंबर से करता है, तो सैलरी एक्सपेंस हम चार्ज दिसंबर में ही करेंगे। सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, कितने से होगा, दैट विल बी $1,75,000, और सैलरीज पेएबल या अक्रूड सैलरीज पेएबल अकाउंट आपका हो जाएगा, ये लाइबिलिटी है क्योंकि अभी तक पे नहीं किया, दिसंबर 31st को पे नहीं करता, $1,75,000, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी एक्सपेंस बीइंग मेड, ठीक है, ये आप इसकी एडजस्टमेंट, ये आपकी इसकी नरेशन लिख देंगे, मेड, ठीक है, ये आपकी एंट्री होगी पहली। उसके बाद बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है कि रिकॉर्ड द कंपनी पेमेंट ऑफ सैलरी ऑन जनवरी 15 2012। जनवरी 15 को चूंकि वो पेमेंट करता है, अब वो जनवरी 15 को पुरानी सैलरी भी पे करेगा और अब उस माह की सैलरी को भी वो क्या करेगा, पे करेगा। तो इसका मतलब है दिसंबर 31st पे जो सैलरी अक्रूड होगी है वो भी तभी पे की जाएगी, कब पे की जाएगी, जनवरी 15 पे, और जो जनवरी की सैलरी है वो तो हम लोग उसी महीने को चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले हम जनवरी की सैलरी लिख रहे हैं, सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, एक्सपेंस बड़ा है तो वो डेबिट होगा, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कितने से, $1,80,000, ये यहाँ पे मेंशन है $1,80,000। सैलरीज पेएबल क्रेडिट कितने, डेबिट सॉरी, 1,75,000, ये डेबिट क्यों किया है, क्योंकि सैलरीज पेएबल जो क्रिएट हुआ था लाइबिलिटी, अब वो जनवरी 15 को लाइबिलिटी खत्म हो रही है, लाइबिलिटी जब कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा कितने से, $3,55,000 से, ठीक है। तो इन्होंने क्या की है, पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेमेंट ऑफ सैलरीज बीइंग मेड, ये आपकी टोटल एंट्री पास हो गई यहाँ पर। सेकंड पार्ट इज आल्सो सॉल्व्ड।
4.8 brief exercise. ये a little bit tricky but easy, not that tough. Norbert Corporation borrowed $24,000. उन्होंने बोरो किया $24,000. जब आप बोरो करते हो तो आप एंट्री पास करते हो कैश अकाउंट डेबिट और नोट्स पेबल क्रेडिट. उन्होंने $24,000 बोरो किया दिसंबर 1 2011 को by issuing 2 months 8% नोट पेबल. 8% नोट पेबल उन्होंने इशू किया. अब जब इस तरह परसेंटेज लिखी होती है, दिस इज द एनुअल रेट. ये आपका एनुअल रेट होता है, ठीक है, ये आपका एनुअल रेट होता है. 8% इज द एनुअल रेट. 8% नोट पेबल टू सर्विस वन क्रेडिट यूनियन. Entire amount of loan plus interest is due on February 1, 2012. February 1, 2012 को सारी की सारी अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो है वो आपका क्या होगा, वो पेएबल होगा. तो अब इसके अंदर पहला पार्ट आपका ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, प्रिपेयर द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ दिसंबर 31, 2011. ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमने हमारे इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्चुअली है कितना. तो इंटरेस्ट की अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है पर मंथ, जो हमारा निकलना चाहिए पर मंथ इंटरेस्ट हमारा होना चाहिए. So 24,000, अगर आपने एनुअल इंटरेस्ट निकालना है 24,000 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 8% से, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा $1920. ये आपका इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी. दिस इज द एनुअल इंटरेस्ट जो बनेगा इसके ऊपर. इसको आप अगर डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12 से, तो आपके पास पर मंथ इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी. दैट इज गोइंग टू बी $160. दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्ट अमाउंट. अब चूंकि उसने कहा है कि दिसंबर 1 पे आप इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, नवंबर में आप दिसंबर 1 को आपने लोन लिया है लेकिन दिसंबर में आप इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, इंटरेस्ट आप टोटल पे करोगे फरवरी 1 को ही. तो दो किस्तों में आपका इंटरेस्ट की अमाउंट प्लस अमाउंट वापस होगी फरवरी 1 को. सो इसमें अब हम लोगों ने 2 मंथ का लोन है तो हम इसमें, लेकिन दिसंबर में हम लोन की अमाउंट यूज लाजमी कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो चार्ज होगा वो दिसंबर का दिसंबर में ही चार्ज होगा. तो उसकी एंट्री हम पास कर लेते हैं. दिसंबर 1 में हम एंट्री क्या करेंगे, दिसंबर 31 को एंट्री पास हम करेंगे. यहाँ पर हम डेबिट लिख देते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. इधर हम एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट होगा. एक्सपेंस अकाउंट डेबिट $160 से, और इंटरेस्ट पेएबल क्योंकि आप पे नहीं कर रहे अभी आपने पे करना है, कब करना है, फरवरी 1 को. इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 160 से. लेट्स से ये एडजस्टमेंट होगी दिसंबर 31 पे. अब हमने फरवरी 1 को, सेकंड पार्ट उसका कह रहा है कि आपने ये तो नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री हमने पास कर ली दिसंबर 31 को. बी पार्ट वो कह रहा है रिकॉर्ड द रीपेमेंट ऑफ लोन प्लस इंटरेस्ट. रीपेमेंट ऑफ लोन प्लस इंटरेस्ट फरवरी 1 2012. अब फरवरी 1 2012 पे हम आ गए, फेब 1 पे आ गए 2012. अब इधर हम एंट्री पास करेंगे. ये जो हमने एडजस्टिंग एंट्री की थी इसमें हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी, ये भी पे हो जाएगी. फिर मजीद इंटरेस्ट हमारा नेक्स्ट मंथ का जो जनवरी 1 से जनवरी 31 तक का इंटरेस्ट है वो भी पे हो जाएगा. और साथ में हम नोट पेएबल भी जो हमने लोन लिया है, जो हमारा दिसंबर 1 में एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट नोट पेएबल क्रेडिट, वो नोट पेएबल भी वापस हो जाएगा, वो लाइबिलिटी भी खत्म हो जाएगी तो वो भी डेबिट हो जाएगी. तो यहाँ पर 3 चीज़ें हमारे पास आएंगी, 4 चीज़ें तकरीबन. ये तो 4 एलिमेंट्स पे एंट्री होगी. यहाँ पे सबसे पहले नोट पेएबल, हमारी लोन हम वापस कर रहे हैं, नोट पेएबल हमारा डेबिट होगा. कितने से डेबिट होगा, दैट विल बी गोइंग टू बी $24,000. फिर हमने जो ये दिसंबर 1 पे एक लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी वो लाइबिलिटी खत्म होगी. इंटरेस्ट पेएबल 160 से ये डेबिट होगा. जनवरी का जो इंटरेस्ट है लेट्स से वो हमने अब उसकी एडजस्टमेंट नहीं की थी, उसको हम इंटरेस्ट एक्सपेंस ही लिखेंगे. एक्सपेंस
160 एंड कैश अमाउंट वापस कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट $24,320। ये हमारे पास एंट्री पास होगी इसकी एडजस्टमेंट के अंदर। ब्रीफ एक्सरसाइज 4.9, अब ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है। Normington's unadjusted trial balance dated December 31st, 2011 reports income tax expense of $57,200। $57,200 से उसका इनकम टैक्स एक्सपेंस है। इनकम टैक्स पेबल जो आ रहा है वो पूरे साल का आ रहा है तकरीबन 14,300। Company accountant estimate that income tax expense for entire year ended December 31st, 2011 is 62,800। वैसे जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस शो कर रहा है 57,200 शो कर रहा है, लेकिन अकाउंटेंट ने ये एस्टिमेट किया है कि पूरे साल में जो इनकम टैक्स एक्सपेंस है वो इनकम टैक्स एक्सपेंस आपका जो शो हो रहा है वो शो हो रहा है 62,800। अब इसके अंदर मसला ये है कि ये क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ। ये रिकॉर्ड इस वजह से नहीं हुआ, ये एक्सपेंस तो रिलेट कर रहा है 2011 से, लेकिन ये अभी जो बाकी की अमाउंट है जो 57,200 से अबव अमाउंट है, ये सारी अमाउंट अभी पेएबल है। तो इसकी एक एडजस्टिंग एंट्री आपने पास करनी है दिसंबर 31st पर। ठीक है, ये आपकी अक्रूड एक्सपेंस की आपकी एंट्री जो है वो पार हो जाएगी। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कितनी अमाउंट हमारी आउटस्टैंडिंग रहती है। जिस तरह अकाउंटेंट ने हमें कहा कि 62,800 जो है वो इनकम टैक्स की जो अमाउंट है वो अकाउंटेंट के मुताबिक पूरे साल की 62,800 है, जबकि हमारा अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो शो कर रहा है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में वही होता है जो टैक्स हम पे कर चुके होते हैं। तो उधर हमारा जो इनकम टैक्स एक्सपेंस शो हो रहा है वो हो रहा है 57,200। ये हमारा पे हो चुका है। तो हमारी जो बैलेंस रह गया है, बैलेंस हमारे पास $5,600 का बैलेंस हमारे पास इनकम टैक्स में रह गया। अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री जो हमसे रिक्वायर की जा रही है। प्रिपेयर द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर दिसंबर 31st, 2011। सो दिसंबर 31st पे 2011 पे हमारी जो एडजस्टिंग एंट्री पास होगी वो होगी इनकम टैक्स एक्सपेंस कितने से, जितनी अमाउंट हमारी रहती है। मतलब ये तो हमारी रिपोर्ट हो चुकी है ट्रायल बैलेंस में, ये जो बाकी की अमाउंट रहती है डिफरेंस निकाल के 5600 की, ये आपका आ जाएगा एडजस्टिंग एंट्री में $5600। और इनकम टैक्स, इसको क्या करेंगे, इनकम टैक्स पेएबल, क्योंकि ये अभी हमारी अक्रूड एक्सपेंस है तभी ये हमारे ट्रायल बैलेंस में शो नहीं हुआ। अगर ट्रायल बैलेंस में शो होता है इसका मतलब है हमने ये पे कर दिया हुआ, तो इनकम टैक्स पेएबल हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्सपेंस बीइंग मेड। ये हमारी एंट्री यहाँ पे पार हो गई। ठीक है। अब जो इनकम टैक्स पेएबल की अमाउंट जो है यहाँ पर कितनी शो हो रही थी, इनकम टैक्स पेएबल 14,300। 14,300 अब अमाउंट शो नहीं होगी इनकम टैक्स पेएबल की। इनकम टैक्स पेएबल में इनकम टैक्स पेएबल जो पहले थी, इनकम टैक्स पेएबल की जो अमाउंट है वो अब ट्रायल बैलेंस में आफ्टर द एडजस्टमेंट 14,300 जो पहले शो हो रही थी, इसमें प्लस हो जाएगा 5,600। तो अब जो अमाउंट शो होगी दैट इज 19,900
$900 अब बैलेंस वो अपना इनकम स्टेट और ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्ट होकर 19,900 की अमाउंट शो होगी। ठीक है, ये आपके पास अमाउंट जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन इज मोर लाइक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में बात हुई है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो किसी भी आइटम की रिलेटिव इम्पोर्टेंस का नाम होता है कि अकाउंटेंट को बहुत आसानी हो जाती है जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनकी मटेरियलिटी कम होती है, और अगर मटेरियलिटी कम हो तो उसको अकाउंट्स में इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं दी जाती। जिन जिन आइटम्स की मटेरियलिटी ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ऐसी चीज़ें, इनको इनके नाम से रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। और जो आइटम जिनकी मटेरियलिटी कम होती है, जिसमें ऑफिस इक्विपमेंट आ जाती हैं, मतलब फर्नीचर है, टेबल हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी स्टेशनरी है, इनको एक कंट्रोल अकाउंट के अंदर डाल दिया जाता है। इनकी मटेरियलिटी चूँकि कम है, इनको इनके सेपरेट नाम से, आप बोर्ड मार्कर के नाम से अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। डेफिनेटली उसकी मटेरियलिटी कम है, तो मटेरियलिटी जैसे ही कम होगी तो फिर उसके हिसाब से इसको हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। बी पार्ट इज $2,500 a material dollar amount. Definitely not, it's not a material dollar amount because $2,500 कोई चीज़ किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर नहीं रहा। अगर ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, चाहे वो, अब उसमें उसकी मटेरियलिटी देखी जाएगी कि वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको रेलिवेंट कितनी ज़्यादा है बिजनेस को लेकर, उसके नेचर ऑफ आइटम क्या है। तो साइज ऑफ डॉलर पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उस आइटम की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है और किस लेवल से वो आया कि उसको एक अलग साख्त मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। तो वो फिर मटेरियलिटी उसकी बेस पर डिसाइड होती है। Describe two ways in which concept of materiality may save accountant time and effort. For example, अगर आप जो यूटिलिटीज़ होते हैं छोटे छोटे, पहली बात तो ये, जब हम लोग अगर छोटी छोटी यूटिलिटी जिस तरह बिजली का बिल हो गया, इन अगर मटीरियलिटी को देखें तो हमें इन सारी यूटिलिटीज़ को सेपरेट सेपरेट लिखना पड़ता है, तो फिर उसके अंदर हमें बड़ा मसला आ सकता है। अकाउंटेंट इस इनको इमटेरियल करके अपना टाइम सेव कर सकता है और यूटिलिटी एक्सपेंस डाल सकता है, बड़ी आराम से उसको रिकग्नाइज कर सकता है इमटेरियल चीज़ों को लेकर। उसके अलावा कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं हमारे पास, कुछ बड़ी छोटी छोटी सी रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं, उनको एक ही हेड में डालकर अपना टाइम सेव कर सकता है अकाउंटेंट, क्योंकि वो इमटेरियल आइटम्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी आ जाए, अब अगर वो जिस तरह स्टेशनरी के आइटम्स आ गए, स्टेशनरी में मार्कर आ गया, बोर्ड आ गया, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई, अगर हर एक आइटम को अलग अलग डील करने लग जाए अकाउंटेंट, तो उसके अंदर काफ़ी टाइम उनको ज़ाया होगा, उनका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर हर एक चीज़ को वो अलग अलग रिकॉर्ड करना शुरू कर दे। तो वो मटीरियलिटी के हिसाब से उसको वो देखेगा और उसको उसमें वो एडजस्ट करना शुरू कर देगा। तो ये एक मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस के ऊपर हम लोग अकाउंटेंट काफ़ी अपना टाइम सेव कर लेता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हुए। ठीक है, ये हमारे आज का जो है लेक्चर है। और आई थिंक ये सारे ब्रीफ क्वेश्चंस करने के बाद आपको सारी एडजस्टमेंट्स की जो क्वेश्चंस हैं, जो एडजस्टमेंट्स करने का तरीक़ेकार है, वो काफ़ी क्लियर हो चुका होगा और आप आगे लॉन्ग क्वेश्चंस को भी बड़ी आराम से डील कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।